जावास्क्रिप्ट अपनी वेबसाइट को इंटरएक्टिव बनाने के लिए और उसमें इंटरएक्टिविटी लाने के लिए जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज जो है ना वो ये यूज़ की जाती है। इंटरएक्टिव होने से क्या मुराद है कि जब आप अपनी वेब के ऊपर कोई इवेंट परफॉर्म करें, मसलन आप माउस के ज़रिए क्लिक करें, आप किसी विंडो को क्लोज़ करें या आप किसी ख़ास HTML एलिमेंट के ऊपर अपने माउस को लेकर आएँ। जिस तरह आप देखें कि मैं इस पर लेके आता हूँ तो आप देखते हैं कि इसके नीचे लाइन आ जाती है, ये इंटरएक्टिविटी है। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और इसके क्लिक करने से कुछ चीज़ मेरे सामने परफॉर्म हो, अब आप देखें ये वेब पेज है और वेब पेज हमें कैसे नज़र आ रहा होता है, जो HTML में पीछे लिखा होता है वही हमें नज़र आ रहा होता है। क्यों जी ऐसे ही। लेकिन इस वक्त आप देखें कि मुझे इस पेज के ऊपर डेट नज़र नहीं आ रही, जो कि HTML फाइल में नहीं लिखी हुई। लेकिन जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि ये डेट जो है ये मेरे सामने ज़ाहिर हो जाएगी। यानी जब ये HTML पेज आपके सामने आया तो इसमें कुछ कंटेंट्स नहीं थे, वो कंटेंट्स बाउंड किए गए थे आपके क्लिक करने के साथ, कि जब आप क्लिक करेंगे तो ये काम होगा। ये जो फंक्शन है ये HTML और CSS में नहीं हो सकता। इस फंक्शनैलिटी के लिए, इस टाइप की फंक्शनैलिटी के लिए आपको जावास्क्रिप्ट या कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा। मोर देन 10 और 20 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है जी, जिसमें बैश के नाम की एक लैंग्वेज है, लुआ के नाम की एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट जब से ये स्टार्ट हुई है और आज तक इसका कोई कंपटीटर ही कोई नहीं है। जिस तरह कहते हैं ना कि कोई इसके मुकाबले में है ही नहीं। हर ब्राउज़र में जावा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेट है, इसको अनेबल नहीं करना पड़ता। अगर हम बैश को यूज़ करेंगे तो हमें अपने ब्राउज़र में पहले उसका कंपाइलर, उसका इंटरप्रेटर, ये सारा कुछ यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने ये कही है कि जावा जो है ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक को भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, VBS के नाम से, विजुअल बेसिक फॉर स्क्रिप्टिंग। उसको भी यूज़ किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट के अंदर। अगर आप ASP.NET के अंदर वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उसको एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो VB भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे पढ़ें कि जी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, तो विकीपीडिया इसका जवाब हमें ये देगा कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर इनसे आज़ाद हो। तकरीबन जितने लोग आप बैठे हो सारे कंपाइलर को भी जानते हो, इंटरप्रेटर को भी जानते हो। हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस को पढ़ी हैं। ऐसी लैंग्वेज जो C है, विजुअल बेसिक है, विजुअल C# है, आप उसमें प्रोग्राम लिखते हो, कंपाइलर के ज़रिए उसको ट्रांसलेट करते हो, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है इसमें लिखे हुए प्रोग्राम को ना कंपाइल करना पड़ता है, ना ट्रांसलेट करना पड़ता है, ना इंटरप्रेट करना पड़ता है। क्या होता है, ये इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही, लेकिन किस किस्म की, दैट सपोर्ट्स स्क्रिप्ट्स नॉट प्रोग्राम्स। स्क्रिप्ट एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो कि बगैर कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन के रन करेगा। प्रोग्राम्स रिटन फॉर ए स्पेशल रन टाइम इन्वायरमेंट। देख रहे हैं ना आप, इसने कहा है कि ये स्पेशल एक रन टाइम इन्वायरमेंट होगा। स्पेशल रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है कि यानी ये ब्राउज़र एक स्पेशल रन टाइम इन्वायरमेंट हमें देता है, ये उस ब्राउज़र में ही चलेगी और कहीं नहीं चलेगी। ठीक हो गया। दैट कैन इंटरप्रेट, वो जो इन्वायरमेंट होगा वो इंटरप्रेट भी इसको कर सकेगा, कंपाइल नहीं, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट और कंपाइल में फ़र्क ये होता है, कंपाइल सारे कोड का एक नया कोड बनाता है, समझ आ रही, सारा कोड लेगा, उसको ट्रांसलेट करके एक नई फाइल बनाएगा, इसको कंपाइल करना कहते हैं। इंटरप्रेट क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है, फिर उससे अगले इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। आपने मेरा ख्याल है अभी तक ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी जो कि इंटरप्रेटर से यूज़ होती है। तो सबसे मशहूर लैंग्वेज जो है ना उसमें विजुअल बेसिक है। विजुअल बेसिक का कोई कंपाइलर नहीं है, विजुअल बेसिक इंटरप्रेटर से रन होती है। आप जब लिखेंगे, रन करेंगे, जहाँ एरर होगा ना वहाँ, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा इमरान साहब, और जहाँ एरर होगी वहाँ जाके रुक जाएगा। C में ऐसा नहीं होता। C में प्रोग्राम में जब तक एरर होती है वो कंपाइल ही नहीं होता, रन तो उसने बाद में होना है। क्यों जी, तो वैसा इतना कॉन्सेप्ट है ना। तो इंटरप्रेट का मतलब ये होता है, एंड ऑटोमेट द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क दैट कुड अल्टरनेटिवली बी एग्जीक्यूटेड वन बाय वन
बाय अ ह्यूमन ऑपरेटर। ठीक होगा, ये चीज़ जो है ये हमारे पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का एक थोड़ा सा टच होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम वेरी हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो यूज़र के लिए आसान हो। वेरी हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और ये ऐसी लैंग्वेज है कि इसको कंपाइल ही नहीं करना पड़ता, इसलिए हम इसको समटाइम्स इन टेक्निकल मैनर्स जो है हम इसको वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। ये कुछ उसने नाम लिखे हुए हैं जी, पर्ल है, TCL है, पाइथन है। ये पाइथन अब आप देखें कितनी बड़ी लैंग्वेज है, एंड्रॉयड पाइथन में बना है जी, और सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एंड्रॉयड जिस पे आज का सारा PC और टैबलेट खड़ा है, अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल ऐप्स की प्रोग्रामिंग सीखें तो आपको पाइथन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और ये भी C पे बेस करती है। इसका सिंटैक्स C और जावा से मिलता जुलता है इसका सिंटैक्स। इसके अलावा कुछ नाम आप देखेंगे जी, ये बैश है, इसी तरह विजुअल बेसिक भी यूज़ होती रही है, इसी तरह लुआ के नाम से भी लैंग्वेज यूज़ होती रही है, लिस्प के नाम से भी। ये कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जो दुनिया में और भी एग्जिस्ट करती हैं, और किसी न किसी इन्वायरमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक बात हमारी होगी। हम बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट जो है ये बेसिकली इसका मकसद ही हमारे पास क्या है कि ये हमारे पेजेस के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हमने पहले दिन पढ़ा था कि हमारी वेब जो होती है ये दो तरह की होती है। या तो स्टैटिक कंटेंट्स होते हैं कि जस्ट हम उन कंटेंट्स को रीड कर रहे हैं, कुछ नहीं उसके ऊपर पड़ा हुआ, कुछ नहीं हो रहा, बस एक वेब है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है और वो हम पढ़ते चले जा रहे हैं। हम उस वेब पर क्लिक करें वो वेब कोई रिस्पांस नहीं देती, हम उसमें डाटा एंटर नहीं कर सकते, और उसके पेजेस जैसे लिखे गए हैं वैसे ही हमारे सामने आते हैं। ये नहीं है कि हम कुछ लिखेंगे तो उसके मुताबिक जनरेट होगा। मैंने डायनामिक वेब की डेफिनेशन जो आपको याद करवाई थी, जो थीम उसका दिया था, वो ये नहीं है कि ऐसी वेबसाइट जिसमें हरकत हो वो डायनामिक होती है। वैसे तो डायनामिक का मतलब मुहर्रक है ना, मुतहर्रक, कि ऐसी वेब जो मुतहर्रक है। तो मुतहर्रक से मुराद क्या है, वो रन टाइम पे कोड जनरेट करती है, उसके पीछे कुछ सर्वर एप्लीकेशन चल रही है। आप उसको कहते हो मुझे फ़लाँ चीज़ का डाटा चाहिए, तो आपके सामने आपकी ज़रूरत के मुताबिक पेज बन के आता है। समझ आ रही है ना? ये चीज़ जो है ये डायनामिक कहलाती है, कि ये डायनामिक वेब में आती है। अब ये सारी इंटरेक्टिविटी जो है ये कभी भी हमारे सामने CSS या HTML के साथ नहीं आ सकती। हमने क्या पढ़ा है, HTML वो है जो कि कंटेंट को डिफाइन करता है, CSS वो है जो लेआउट को कंट्रोल करता है। अगर हम अपने कंटेंट्स को इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इन दोनों में कोई चीज़ नहीं है। इंटरैक्टिव से मुराद ये है कि मैं इस कंटेंट को छेड़ूं तो ये मुझे आगे से कुछ कहे, ठीक है। तो ऐसी इंटरैक्टिविटी हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेजेस से आई। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो आपने थोड़ा सा बताया था जिसमें वो सिलेक्ट का टैग यूज करते हैं, सर ऑप्शन वगैरह देते हैं। इसमें सर HTML में, हाँ जी, उसमें थोड़ा सा वो डायनामिक टच थोड़ा सा है। HTML, अब आजकल की जो HTML है ना, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड HTML नहीं है, बल्कि ये डायनामिक HTML है, DHTML। अब तो नाम चेंज कर दिया गया ना, वरना याद रखें जो HTML के नाम थे वो क्या थे। पहले HTML आई, फिर डायनामिक HTML आई, फिर उसके बाद XML आई, बल्कि XHTML आई, XHTML, ठीक है, वो भी एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज थी। लेकिन अब तो एक पूरा ब्रांड ही चेंज हो गया ना, HTML5। HTML5 में बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो जावास्क्रिप्ट वाले अडॉप्ट कर लिए गए हैं। मसलन पहले आप किसी भी बटन के ऊपर अगर कोड लगाना चाहते थे ना, तो आपको कुछ और तरीके से लिखना पड़ता था। अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर जावास्क्रिप्ट का कोड लगाना चाहते हैं तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हैं ऑन माउस क्लिक, चाहे वो पैराग्राफ है चाहे वो बटन है, ऑन माउस क्लिक लिखें, आगे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख दें, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो HTML5 में थोड़ी सी डायनामिक्स है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि हम उस पर क्लिक करें और वो हमें रिस्पॉन्ड दें। तो जावास्क्रिप्ट जो है ये बिहेवियर को हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले करती है। जावास्क्रिप्ट जो है ये बेसिकली हम देखेंगे कि हमारे सामने क्या क्या ऑप्शंस जो है वो हमें परफॉर्म कर सकते हैं। एक मिसाल मैंने आपके सामने ये दिखाई आपको कि ये हमारे सामने, अब आप देखो इस पूरे पेज की कोड में कहीं डेट नहीं लिखी हुई, क्यों जी, ऐसे ही। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इंटरैक्टिव हो गई ना, मैं क्लिक करूँगा तो ये डेट जो है वो मुझे नज़र आएगी।
समझ आ रही ना? तो दिस काइंड ऑफ फीचर्स जो हैं ये, अब ये सिर्फ क्लिक पे है। अच्छा, ये ज़हन में रखें, ये सारा कुछ तमाम इवेंट्स पे हो सकता है। इवन आप चाहें कि जैसे ही मैं इसके ऊपर आऊँ डेट आ जाए, ये भी पॉसिबल है। समझ आ रही? होवर चलता नहीं हमारे सामने, होवर वाला जो सिलेक्टर है, क्या हम क्लिक करते हैं तो फिर चलता है? नहीं। तो ये इवेंट्स कहलाते हैं, इसे कहते हैं इवेंट्स। कुछ माउस के इवेंट्स होते हैं, क्लिक करना, ड्रैग करना, ओवर करना, जो है वो ये सारा कुछ। इसी तरह विंडो के इवेंट होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस ब्राउज़र को क्लोज़ करूँ उस वक्त कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो सकती है। मैं ये चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर एक मेरे पास बॉक्स है उसको क्लोज़ करूँ तो तब ये कोड चले, हो सकता है। मैं ए दबाऊँ तो ये हो, बी दबाऊँ तो, यानी आप कीबोर्ड के इवेंट्स को प्रोग्राम कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपने विजुअल सी शार्प में पढ़ा हुआ है, इवेंट्स में आपने पढ़ा हुआ है। आप ए दबाएँ, कुछ हो सकता है, ये भी इवेंट है। ये कीबोर्ड का इवेंट है। माउस से क्लिक करें, डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ये तमाम इवेंट्स हैं। हम इस पर क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल हम आगे देखते हैं कि ये हमारे लिए कर क्या सकता है। ये इसका इंट्रोडक्शन उसने लिखा है जी कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है और जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एलिमेंट्स। बेसिक इसका क्या, HTML एलिमेंट याद होंगे आप, जो कुछ भी HTML का टैग है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एक P और दूसरे P के अंदर आपने जो कुछ लिख दिया वो एलिमेंट है और उसका नाम क्या है, P। अगर आपने उसका कोई ID दिया हुआ है तो वो एक अलहदा बात है, वरना वो एक P टैग है और उसके अंदर आपका जो कुछ है वो P का एलिमेंट है। अच्छा, बड़े एलिमेंट की बात करें तो बॉडी भी एक एलिमेंट है, हेड भी एक एलिमेंट है और HTML जो है ये भी एक एलिमेंट है। ये हम एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखें। अब ये एक छोटी सी उसने मिसाल हमारे सामने दी है। इस कोड को ज़रा ट्राई करें। इस कोड में उसने लिखा है कि क्लिक मी। जब हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो आप देखेंगे कि कुछ चेंज होगा इस पेज में। हालांकि ये तो HTML एक स्टैटिक पेज है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे चेंज हो गया। दोबारा सबमिट करें, दिस इज़ डिमॉन्स्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो वाला पैरा जो है उसके कंटेंट्स चेंज हो गए हैं। ज़रा देखिए ये कैसे हो रहा है। ये P है, ये इसका ID है, इसका नाम ID उसने रखा डेमो और इसमें लिखा दिस इज़ डिमॉन्स्ट्रेशन। अब उसने प्रोग्राम क्या किया, ये हमारा एक एलिमेंट है P का, ये एक एलिमेंट है, समझ आ रही। इसी तरह इमेज भी एक एलिमेंट होगा, इसी तरह A भी एक एलिमेंट होगा, div भी एक एलिमेंट होगा, जो टैग होगा वो एक एलिमेंट होगा और उस एलिमेंट के जो चीज़ भी उसके अंदर होगी वो उसका सोर्स कहलाएगा। समझ आ रही है ना, जो भी उसके अंदर मौजूद है, ये इसका सोर्स है। दिस इज़ ए डिमॉन्स्ट्रेशन, ये इसका सोर्स है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब मैं क्लिक करूं तो इसका सोर्स चेंज हो जाए। इस वक्त P का सोर्स है दिस इज़ डिमॉन्स्ट्रेशन। जब मैं क्लिक करूं तो इसका सोर्स जो है वो चेंज हो जाए। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक बटन डाला, ये देखें बटन टाइप बटन, और इसके ऊपर मैंने लिखा कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक फंक्शन चला दो जिसका नाम है माई फंक्शन। ये जस्ट मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। अभी हमने फंक्शन लिखना कैसे है ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जावास्क्रिप्ट काम कहाँ पे करता है, करना कैसे है ये नहीं बता रहा। इस बटन पर जब मैं क्लिक करूँ तो माई फंक्शन चला दो, ठीक है जी। माई फंक्शन उसने ये लिखा है, ये देखो माई फंक्शन में उसने क्या किया कि तुम डॉक्यूमेंट में से डेमो को हासिल करो। ये पूरी एक लाइन है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, इस HTML में से डेमो एलिमेंट को हासिल करो। ये जो पूरी लाइन है इसमें डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, इसमें गेट एलिमेंट बाई ID का क्या मतलब है, ये सारे हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जितना कोड ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इसका मतलब क्या है कि आप ये जो HTML की डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट में से डेमो का जो एलिमेंट है ना उसको सिलेक्ट करो। ये सिलेक्ट हो गया। जब हमने डॉट दबाया और साथ हमने लिखा इनर HTML, ये जो इनर HTML है इसका मकसद ये होगा कि जो HTML की फ़ाइल है ना इसके अंदर ही चेंज करनी है। जब हम चेंज करते हैं ना तो दो तरह की चेंज होगी। वो कोड मेरे से मैंने कहा ना अभी रह गया, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। आप बटन पर क्लिक करते हैं, पिछली सारी HTML साफ़ हो जाती है, नए कंटेंट आपके सामने आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या लगाया, डॉट इनर HTML। इसका क्या मतलब है कि इसी फाइल के अंदर तुमने चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है, इक्वल टू और स्ट्रिंग के आगे उसने लिख दिया हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक हो गया।
सिंपल कि डेमो वाला पकड़ लो एलिमेंट और उसके अंदर चेंज कर दो हेलो जावास्क्रिप्ट, तो उसकी इस जगह के ऊपर जो है बड़ी सादा सी बात है, वो हम आगे देखेंगे। हमने बहुत मुख्तलिफ तरीके से चेंज करनी है, सिर्फ इसी तरीके से नहीं करनी। दे मैंने सबमिट किया और उसके बाद मैंने क्लिक किया तो हेलो स्क्रिप्ट आ गया। अब मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, ये देखना ज़रा। तो इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन इसके अंदर आएंगे। अब इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये कुछ फंक्शन उसने लिखे हैं। हम HTML के किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, ये आपके सामने मैंने देखा। ठीक, एक और बड़ी वंडरफुल सी एग्जांपल है, वो ये है, ये देखना, ये कितनी शानदार एग्जांपल है। ठीक है, ये ना एक इमेज आपके सामने उसने लोड करवाया हुआ है, क्यों जी? और इस इमेज के ऊपर प्रोग्रामिंग क्या है कि जब आप इस इमेज पर क्लिक करेंगे ना तो ये इमेज की जगह एक और इमेज आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, और वो इमेज क्या होगा, रोशन बल्ब का होगा। तो आपको ऐसे लगेगा कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये रोशन हो जाता है। ये दो इमेज हैं, एक में बगैर येलो लाइट के है, एक में येलो लाइट के साथ। हमने क्या किया कि इमेज को दे दिया पहली फाइल ये, उसके बाद जब हम क्लिक करें तो ये चेंज करके उसकी जगह ये। बाकी तो HTML ने शो करना है ना, ये ऐसे समझें आप, मैं आपको बताता हूँ। ये आप ऐसे समझें प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में कि आपने x को वैल्यू दी 5, अब आपने कहा जब मैं क्लिक करूँ तो x को वैल्यू दे दो 10। सिंपल ही हम उसको कॉल कर रहे हैं और उसमें चेंजिंग कर रहे हैं और उसको डायनामिक कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि ये क्या क्या करेगा। अभी हम देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। ये चेंज कर सकता है HTML एलिमेंट्स को। अब आप देखें, ये एक HTML का एलिमेंट है, अगर आप गौर से देखें तो ये टैग है, गौर से देखो ये टैग है, इमेज का टैग लगाया हुआ है हमने, और हमने उसको सोर्स दिया हुआ है पिक bulbof.gif। ये अब इसको तो एक वही तस्वीर दिखानी चाहिए जो हमने दी हुई है, क्यों जी? हमने नीचे हमने सारा कुछ डेव शिव वही किया हुआ है, लेकिन ये करता क्या है, जब हम क्लिक करते हैं तो इसी टैग के अंदर जो सोर्स की कीमत है ये बदल जाती है। कैसे बदलती है, ये कोड उसका लिखा हुआ है, ये देखिए कि फंक्शन चेंज इमेज। ठीक है जी, जब क्लिक करो तो image.src में ना पिक bulbof.gif कर दो, या फिर जो है ना bulban.gif कर दो। वो ऐसे है ना, देखो एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो ये रोशन हो जाता है, दोबारा क्लिक करते हैं तो ये दोबारा पहले वाली आ जाती है। तो उसने ये चेक लगाया ना कि जब ये क्लिक किया जाए तो देखो कि पिक्चर कौन सी है। अगर ये वाली है तो दूसरी कर दो, अगर दूसरी वाली पे आएगा तो एल्स चल जाएगा। सिंपल है। इसमें तो आपने नीचे वाले में तो दिया ऑन क्लिक जहाँ पे सर आईडी पार्ट है, तुम्हारी आईडी फाइल में ये देखिए ऑन क्लिक, सुने ऑन क्लिक लिखा ना कि ये इमेज है, इसके ऊपर जब भी क्लिक किया जाए तो ये कोड चलाना, ये कोड का नाम है, और ये कोड यहाँ ये लिखा हुआ है, ये देखें ये सी की तरह एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। और से देखेंगे इसको आप ऐसे समझें कि वाइड मेन है ये, और इसके अंदर ये कोड है। पहले वाली एग्जांपल में आप स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट में बता रहे थे, ये जावास्क्रिप्ट ही है, ये देखो। लेकिन सर आप वो वाला पार्ट नीचे लिख रहे थे और ऐसे ये कोई मसला नहीं है, ये पार्ट आप यहाँ से उठाएं और कंट्रोल X करें और बॉडी के अंदर बेशक यहाँ लिख दें, सबमिट करें, क्लिक करें, क्योंकि स्क्रिप्ट के टैग में मौजूद है। ये चाहे आप हेड में रख दें, स्क्रिप्ट के टैग में जो चीज़ होती है वो बॉडी में तो है ही नहीं, उसने तो कॉल करने पे चलना है, ऑन क्लिक पे चलना है, ऑन ब्लोर पे चलना है, ऑन सबमिट पे चलना है, ऑन लोड पे चलना है, ऑन फोकस पे चलना है। ये जितने मैंने नाम लिए हैं ये इवेंट्स हैं। ऑन क्लिक करने पे, ऑन फोकस जब भी हम उस कंट्रोल पे आ जाएं, क्लिक ना करें, सिर्फ आ जाएं। ऑन ब्लोर सिर्फ माउस को ले आए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह जो है ना ये हमारे सामने ये होगा, ठीक है। ऑन क्लिक सर चेंज हो जाएगा जी इमेज, जैसे आपने सोर्स उसका देख लिया ये वाला चेंज हो जाएगा। तो सर
HTML पार्ट में सर आपने क्यों लिखा नहीं है, लिखना तो स्क्रिप्ट पार्ट में लिखना है। इसमें मैंने HTML में ये लिखा है कि ये चीज़ है, ये जो नज़र आ रहा है ये क्या है, सर ये HTML है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उस वक्त जावास्क्रिप्ट आएगा। जब मैं इस पर ये तस्वीर किसने शो की हुई है, HTML ने। जब मैं क्लिक करूँगा तो इसको कौन लेगा, HTML लेगा, और आगे क्या करना है ये जावास्क्रिप्ट को देगा। ये देखो ना, इमेज दिखाओ और जब कोई इस पर क्लिक करे तो इसको बुला लो, और ये क्या है, ये हमारे पास चेंज इमेज है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप क्लिक करने पे करें, हम देखेंगे कि जैसे ही पेज लोड हो जावास्क्रिप्ट चल जाए। यही है। मैंने कोड एक भी नहीं लिखने के लिए देना आपको, सिर्फ यही होना है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं जी, आप डिलीट भी कर सकते हैं। आपने एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अब आप एक बटन दे दें कि जब मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो इस पैराग्राफ को उड़ा दो, तो वो उड़ भी जाएगी। ठीक है ना, सिंपल। उसका उड़ना बड़ा आसान है। कैसे है ये देखें, ये आपके सामने है ना। ये क्या लिखता है, जब क्लिक करता हूं तो क्या लिखता है, हेलो स्क्रिप्ट। इसको खाली कर दें, सबमिट करें, खत्म हो गया। जब मैं क्लिक करूं तो वो डिलीट हो गया ना, ये किस्म का, समझ आ गई। तो हम चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं अपने HTML एलिमेंट्स को। उसके बाद हम नए एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ आपके HTML पार्ट में है ही कोई नहीं, जब आप क्लिक करें उस वक्त ऐड हो, बिल्कुल आसानी से हम ऐड कर सकते हैं। समझ आ रही है, ये भी हो सकता है। यानी ये क्या होगा कि अब हमारी HTML के कंटेंट्स जो हैं 100% डायनामिक हो रहे हैं, क्लिक करने पे ऐड हो रहे हैं, वरना पहले तो मौजूद ही कोई नहीं है उसमें। ये भी चीज़ हम करके देखेंगे। एक हम बटन बनाएंगे, जब बटन पर क्लिक करेंगे तो तस्वीर हमारे सामने आए, जब हम हाइड पर क्लिक करेंगे तो तस्वीर उसमें से गायब हो जाए। तो ये चीज़ क्या हो रही है, ये नया कंटेंट जो है वो हाइड हो रहा है। पहले जो हमने नहीं किया, वो जो हमने शो और हाइड का किया, वो मौजूद रहता है उसमें। HTML में हमने लिखा हुआ है, लेकिन क्या किया हुआ है, हाइड किया हुआ है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक चीज़ मौजूद ही कोई नहीं है, नया टैग अभी आप उसमें जो है वो डाल सकते हैं। उसके अलावा जी कॉपी किया जा सकता है, एंड मच मोर, और बहुत कुछ किया जा सकता है। मच मोर में क्या आता है, हम CSS की प्रॉपर्टीज़, CSS शीट कहाँ पड़ी हुई है, अलहदा पड़ी हुई है। हम HTML में कोड लिखेंगे, CSS में चेंज होगी जाके, और वो चेंज जाके होके दोबारा हमारे HTML पेज में आ जाएगी। देखें, हमारा जब पेज लोड होता है तो हमारी जो फॉन्ट की सेटिंग होती है वो कहाँ से ले रहा होता है, CSS में। ठीक है, अब हम इसी HTML के अंदर जो है वो एक फंक्शन लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी CSS चेंज हो जाएगी, और चेंज होके दोबारा इस HTML के ऊपर लागू हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ये देखें आप, ये ट्राई करते हैं। बड़ा ये सादा सा इसमें कोड लिखा हुआ है, ये देखें, ये माई जावास्क्रिप्ट है ना। अब ये CSS में लिखा हुआ है उसने कि इसका जो है वो फॉन्ट साइज़ आपने 25 कर देना है, कलर इसका जो है वो ब्लैक है, ये सारा कुछ इसमें पहले लिखा हुआ है, जिसके मुताबिक ये लोड हुई है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो देखो क्या कह रहा है, ये देखें, ये कोड देखें कि डॉक्यूमेंट गेट टाइम डेडो x.style.font-size। ये याद रखें, स्टाइल जो हम वहाँ पे टैग नहीं यूज़ करते थे, यहाँ पे वो एज ए वेरिएबल यूज़ होगा। स्टाइल डॉट आगे फंक्शन होंगे हमारे पास, सेट फॉन्ट साइज, सेट बैकग्राउंड, सेट पैडिंग, सेट मार्जिन। वहाँ मार्जिन हम 10 लगा के आए होंगे, क्लिक करने पे मार्जिन 20 हो जाए तो हम एक स्टाइल डॉट सेट मार्जिन इक्वल 20 कर देंगे, 20 हो जाएगी। अब आप देखें, फॉन्ट पहले सेट है, अब यहाँ पे ये कमांड जा रही है, ये कमांड जो है वो CSS में जा रही है, x.style.font साइज इक्वल 25 पिक्सल। जैसे ही आप करेंगे फॉन्ट साइज आपका 25 हो जाएगा, कलर उसका रेड हो जाएगा। क्लिक करके देखें, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल इन HTML। और आखिर पे जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो इसकी ईजाद होने की वजह बना था, वो था, मैं एक बात करने लगा था तो बीच में रह गई, कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है ये दो तरह की होती हैं। एक होती है क्लाइंट लेवल और एक होती है सर्वर साइड, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। ऐसी लैंग्वेज
जो आपके ब्राउज़र के साथ ही आ जाती है। आपने वेब चलाई ना तो वो पार्ट ब्राउज़र में आपके सामने खुला हुआ है, जब आप क्लिक कर रहे हैं तो आपके ब्राउज़र में ही चल रहा है, सर्वर से नहीं कुछ कर रहा है। वो है जावास्क्रिप्ट और वो है क्लाइंट साइड। पीएचपी क्या है, जब हम क्लिक करते हैं तो पीएचपी उधर से आ रही होती है, हमारा कोड वहाँ जाता है, वहाँ से प्रोसेस होके वापस हमें आता है, इसीलिए पीएचपी ने प्री प्रोसेसर इसके नाम में ही शामिल है। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी। ये जावास्क्रिप्ट जो है ये क्लाइंट साइड है। मिसाल मैंने आपके सामने बड़ी आराम से दी थी। आप एक जावा का फॉर्म, आपके सामने कितने फॉर्म आते हैं जब आप अकाउंट वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। जी आखिरी जो इसका फ़ायदा है वो है वैलिडेट डाटा, कि आपके डाटा को ये क्लाइंट भी वैलिडेट कर बनाया कुछ चीज़। जस्ट 5 मिनट रह गए, 5 मिनट बाद में फारग। अच्छा जी, अब इसमें आप देखें कि हमारे सामने ये फॉर्म आता है गूगल के अकाउंट बनाने वाला। उसमें आपको पता है कुछ फॉर्म्स के ऊपर स्टैरिक लगा होता है कि इसको आपने इसी शर्त के मुताबिक करना है। अब आप करते हो सबमिट उस फॉर्म को, पहले भी कई दफ़ा ये बात हमारी डिस्कस हो चुकी है। जब आप सबमिट करते हो उस फॉर्म में जो भी गलती है, क्या वो सर्वर से रेक्टिफाई होके आनी चाहिए या ब्राउज़र में होनी चाहिए? जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं था तो वो सर्वर से रेक्टिफाई होके आती थी, लेकिन अब क्या है कि अब आप बड़ी आसानी के साथ अपने डाटा को ऑन फॉर्म ही वैलिडेट कर सकते हैं। और बल्कि जावास्क्रिप्ट से हटकर HTML5 में बहुत सारी वैलिडेशन टेक्निक आई है। कैसे भला? HTML5 में आपको याद है हमने इनपुट की एक टाइप पढ़ी थी ईमेल। अब अगर हम गलत ईमेल लिखते हैं तो वो HTML5 ही उसको टैकल कर लेता है, जावास्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं रहती हमारे लिए। पढ़ा था ना हमने। ये आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें तो ये फॉर्म आपके सामने आ गया। अब आप इस फॉर्म में डाटा मौजूद है, आप उसको नहीं करते। जब आप ये नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं ना, तो इसके अंदर जो भी डाटा आपने गलत लिखा है, जो लिखना था आपने नहीं लिखा, जैसे पासवर्ड 8 कैरेक्टर का आपने 5 का लिख दिया, कन्फर्म यूर पासवर्ड नहीं लिखा, तो ये वहाँ से चेक होके नहीं आएगा। इसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट का कोड इसके साथ अटैच है, जो इसको यहीं पे प्रोसेस करेगा, यहीं पे वैलिडेट करेगा। अगर सही होगा तो फिर आगे जाएगा, वरना यहीं से आपको जवाब वापस आ जाएगा। ठीक है ना। ये लोकल वैलिडेशन जो है ये आपके सर्वर की ट्रैफिक को कम करती है, सर्वर पे लोड नहीं पड़ता। और दूसरी सबसे अहम बात कि करेक्ट डाटा ही सर्वर पे जाता है, इनकरेक्ट जाता ही कोई नहीं, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। ये वो छोटी सी मिसाल उसकी, फिर सर्वर पे जाएगा। देखें ये छोटी सी मिसाल है कि ये उसने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें ये बॉक्स लगाया, कहता है कि इसके अंदर अगर 1 से 10 लिखोगे तो ये आगे जाएगा, अगर कम ज़्यादा लिखोगे तो ये सबमिट ही नहीं होना। आप यहाँ पे 15 लिखो, सबमिट करो, मैसेज आ जाएगा ये डाटा सही नहीं है। ठीक है। अगर आप 9 लिख के सबमिट करोगे तो कहेगा इनपुट ओके। अब ये कौन कर रहा है? ये जावास्क्रिप्ट का ना, ये HTML कैसे कर रहा है? बड़ी आसान चीज़ है, बड़ी आसान। ठीक है जी। ये उसने एक शर्त लगाई हुई है कि अगर ये लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है, और इज़ नैन हो, भी 0 भी ना हो। ये हम सारे फंक्शन पढ़ेंगे। इज़ नैन क्या है, ये 2 निशान क्या हैं, ये 2 निशान क्या हैं, वो आर या एंड है ना, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो तो समझ में। बाकी ये सारा कुछ सिंपल एक लैंग्वेज है, और ये पूरी कंप्यूटर की लैंग्वेज की तरह लैंग्वेज है। इसमें वेरिएबल भी हैं, इसमें एरे भी है, इसमें फंक्शन भी हैं, इसमें इनपुट भी है, इसमें आउटपुट भी है। ठीक है। वेरिएबल की टाइप्स भी हैं, लेकिन स्पेसिफिक टू वेब है, स्पेसिफिक टू वेब है। इसलिए कुछ फीचर्स इसके बड़े ऐसे होंगे जो बिल्कुल टू द पॉइंट होंगे। जैसे आप कोई, क्या हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो वेब बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, VB में भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, आप C में भी लिख सकते हैं, सब में लिख सकते हैं, लेकिन ये फंक्शनलिटी आप इसके ज़रिए नहीं कर सकते, इवन के PHP के ज़रिए भी नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई जी। तो ये था जी हमारा आज का पहला लेक्चर जो था।